नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरी में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो जब इस तरीके से तैयारी होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो तैयारी करते हैं वो इस तरीके की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए उनको काफ़ी समय लग जाता है सिलेक्शन लेने में। तो हम लोग यहाँ पर सब एक साथ कराते हैं। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ ली थी, उसी में कई बार हम लोगों ने रिवीजन भी किया है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। इसमें 70 एमसीक्यूज हैं लगभग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी लगभग 70-75 वन लाइनर हैं। तो इस तरीके से 3-3, 4-4 बार आपका एक बार में होगा, और उस 3-4 बार पढ़ने में हम लोगों का 6-7 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन लोगों को हिला डालेगा। मतलब पहला ही क्वेश्चन लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक परिणाम था, जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अमूमन लोग इसका आंसर मार देंगे पीएन भगवती। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। पीएन भगवती के द्वारा लाया गया था जनहित याचिका, लेकिन जब पीएन भगवती के द्वारा जनहित याचिका लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो वर्तमान में जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके पिताजी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब जो जनहित याचिका लाया गया था जिसके द्वारा, वो पीएन भगवती थे। ठीक है, पीएन भगवती बाद में बनते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन कहा गया शामिल उस समय किया गया। किस समय? जिस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वाई चंद्रचूड़ थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 124 में निहित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर आ जाता है भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा नहीं हुई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा नहीं हुई थी। भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 के द्वारा नहीं हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था। और जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 अधिनियम के तहत, जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट क्लास पढ़ रहे थे उसमें पढ़ चुके थे। और भारत में कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। और भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो कि बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हुई थी, कब हुई थी? वो 1861 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, तो जब भी न्यायालय से संबंधित आएगा इतनी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट वाला वहां पढ़े थे, यहां पे चीजें आई, आखिर रिवीजन हुआ ना, है कि नहीं? रिवीजन हुआ। तो जब इस तरीके से आगे आने वाला कोई टॉपिक पिछले टॉपिक से रिवाइज कराए तो हमें तुरंत जाके पलट के पन्ना देखना चाहिए। नहीं कि पहले पन्ने से पढ़ रहे हैं आखिरी पन्ने तक पढ़ डाले, धर दिए, साल 6 महीने बाद नंबर आए, जो पढ़े थे भुला गए। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक, ये ध्यान देना। अब फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। कब की गई थी? तो ये ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसके संबंध में एक डेट और मिलता है, वो है अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, उद्घाटन 2 दिन बाद हुआ 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरे एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें संभावित क्वेश्चन भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे भी गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हम लोग पढ़े, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति करता है। सेवेंथ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर यहां अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों है, अधिवक्ता है तो 10 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर न्यायाधीश होता तो 5 साल हो जाता। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आठवां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान स्वीकृत संख्या दोस्तों 1+33 है। लेकिन पूछा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या, ये नहीं पूछ रहा अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या है। ठीक है, बहुत ढंग से पढ़ना है। तो पूरे मतलब न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 34 आंसर हो जाएगा। ठीक,
9th है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, जाहिर सी बात है। और जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 1+7 थे न्यायाधीश, मतलब 8 न्यायाधीश थे जब मतलब गठन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में जो 1+33 है, ये न्यायाधीश संख्या वृद्धि अधिनियम आया था 2019 में, उसके तहत 1+33 कर दिया गया था, ठीक है। 10वां है PIL का पूरा नाम क्या है? यही जनहित याचिका। तो पब्लिक इंक्वायरी नहीं है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है, ध्यान देना है। 11th है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं छुट्टी और पेंशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है, ठीक है। वेतन भत्ते पेंशन छुट्टी के संबंध में या उनकी जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उस संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है, सही बात है, यही सही है, ठीक है। यह संसद द्वारा मतदान के योग्य, गलत बात है, ये संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। तो जो संचित निधि पर भारित होता है मतदान के योग्य नहीं होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय के प्रशासन की जो खर्च होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, छुट्टी पेंशन होते हैं, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए मतदान के योग्य नहीं होते हैं, ठीक। इनका भुगतान भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है, गलत है, अभी बताए संचित निधि से किया जाता है कि नहीं। इनका भुगतान भारत की लोक लेखा निधि संचित निधि से किया जाता है, ठीक, ये भी गलत हो गया, तो ए सही हो जाएगा इसका, ठीक। 12वां है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है, मतलब योग्यता बताना है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय, अच्छा, कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ढंग से पढ़ना है, ठीक, नहीं तो गलत करके चले जाएंगे, पता चला पहला ही आंसर मार के चल दिए, ठीक। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, 5 वर्ष है, ठीक है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष है, ये भी ठीक है, ठीक। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ये भी ठीक है, ठीक है। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, ये गलत है, और पूछा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। 13वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो त्याग पत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। 14वां है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार पद से हटाया जाता है? हटाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन किस प्रकार पूछा है दोस्तों, किसके माध्यम से? तो राष्ट्रपति हो जाता है, ध्यान देना है, किस प्रकार से, जल्दी जल्दी में राष्ट्रपति मार के को चल दें, ठीक है, इसलिए रखा गया है इस तरीके का ऑप्शन दोस्तों, ठीक। तो पूछा किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार नहीं, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, मुख्य न्यायाधीश सिफारिश नहीं करता है, सिफारिश संसद करती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है लेकिन संसद की सिफारिश पर, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन निर्धारण सब जो है संसद करती है, अभी ऊपर देख चुके हैं, वेतन भत्ते छुट्टी पेंशन, लेकिन अन्य सुविधाएं सब संसद निर्धारित करती है। 16th है, उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 55 वर्ष होना चाहिए, गलत है। न्यूनतम वर्ष का कहीं निर्धारण नहीं किया गया है, अधिकतम वर्ष का निर्धारण किया गया। अब देखेंगे, हो सकता है आंसर क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है, ध्यान देना है। तो कह रहा कौन सा कथन असत्य थी, तो यही असत्य हो गया है कि नहीं, यही आंसर हो गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, सही बात है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है, सही बात है, मतलब 1+33 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र या राज्य के विरुद्ध किसी नागरिक द्वारा उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लाए गए किसी निजी मुकदमे को इसके अधीन नहीं रखा जा सकता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। मतलब केंद्र और राज्य के विरुद्ध किसी नागरिक द्वारा उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लाए गए किसी निजी मुकदमे को इसके अधीन नहीं रखा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि ये न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 17वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सेवानिवृत्ति की उम्र अभी 65 वर्ष देख चुके हम लोग, ठीक है। 18th है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी जांच के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो जांच कौन करती है? जांच संसद करती है, मतलब जांच समिति करती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो सीबीआई जांच नहीं करती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जांच नहीं करते हैं, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर नहीं, बार काउंसिल भी नहीं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव कब पारित होगा? जब एक जांच समिति इनके जांच करेगी असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान देना है।
19 है, जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका दोस्तों केवल उच्च न्यायालय में नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में पारित की जा सकती है, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 20वां है सेवानिवृत्त, अच्छा इसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना है। 20वां है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे हाई न्यायालय है, इसीलिए हाई से जाकर के नीचे में कहां कोई करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए भी यहां से भी ऐसे लगा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, दोनों में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वां है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में निहित है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश है नहीं उस समय, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, क्योंकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी जगह पर कार्य करने वाले, तो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे ही नहीं, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है। 22वां है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मतलब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके माध्यम से, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, लोकसभा की सलाह पर नहीं, जो आप सोच रहे हैं उसी की सलाह पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या, संसद की सलाह पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ठीक, ध्यान देना है। ठीक, और अगर इसमें कोलेजियम भी हो जाता वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, ये ध्यान देना है। 23वां है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय कानून 1966 गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 नहीं, 145 में नियम वगैरह हैं। संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही और उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24वां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया था? तो कोलेजियम व्यवस्था सबसे पहले किसी लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा 1993 में किया गया था। ठीक, ये ध्यान देना है। तो उस समय 1+2 थे और जब 1998 में आया तो 1+4 हो गया कोलेजियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 18वां है सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में कितने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं? तो वर्तमान में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 5वां है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों अमेरिका से हुई है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 26वां है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत सीधा उच्च न्यायालय जा सकते, तो अनुच्छेद 32 आंसर इसका हो जाएगा। इसी में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, 5 हो गया। 27वां सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो लोकसभा के न्यायाधीशों के प्रस्ताव लोकसभा में 50 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है। गलत है, लोकसभा में 100 है और राज्यसभा में 50 है। ठीक है, ये ध्यान देना है, तो गलत हो जाएगा। दोनों सदनों में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। गलत है, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। और विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत है और प्लस 50% है। ठीक है, इन्हें साबित सदाचार नहीं है, कदाचार है दोस्तों। ठीक है, कदाचार असमर्थता तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि संविधान का अतिक्रमण सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है और न्यायाधीशों के लिए सिर्फ कदाचार और असमर्थता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। अब राष्ट्रपति का वहां से यहां रिवीजन हुआ, अब कई लोग होंगे कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। ठीक है, वो ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, कहेंगे अच्छा संविधान का अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ कदाचार और असमर्थता है, तो यही दोनों होगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं आएगा कि संविधान का अतिक्रमण भी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में। ठीक है, तो यहां रिवीजन नहीं होगा। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास इसकी शक्ति है। सही है, अनुच्छेद 71 के तहत दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28वां है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, मतलब निम्न में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जा सकती है अनुच्छेद 126, तदर्थ न्यायाधीशों की जाती है अनुच्छेद 127, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जाती है 128, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नहीं की जा सकती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 29वां है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब कोरम नहीं पूरा होता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों का जब कोरम नहीं पूरा होता है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है। न्यायाधीश अवकाश पर चले गए हैं, ऐसा नहीं है। लंबित वाद में वृद्धि हो गई है, तो ऐसा भी नहीं है। जब कोरम नहीं पूरा होता है तब जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 30वां है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है? सर्वोच्च न्यायालय में है केवल और केवल, ना कि उच्च न्यायालय में, ना ही सभी न्यायालय में, ना ही जनपद और सत्र न्यायालय में। ठीक है, केवल और केवल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 31वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मतलब संविधान के निर्वचन, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो पीठ गठित की जाती है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 32वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, केंद्र और राज्य के बीच जो विवादों का निर्णय है, निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 नहीं, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। इसी को प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता कहते हैं। अनुच्छेद 131 है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता, मूल क्षेत्राधिकारिता, मौलिक क्षेत्राधिकारिता, आरंभिक क्षेत्राधिकारिता, कुछ भी नाम मिल सकता है इन चारों में। ठीक है, ध्यान देना है। रीटी अधिकारिता नहीं आ जाएगा, अपीली अधिकारिता नहीं आ जाता, 132 में आ जाता है। ठीक, ध्यान देना है। 139 में आ जाता है रीटी अधिकारिता। 33वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और संसद विधि बनाकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके नहीं दोस्तों, संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक, 34th है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है, मतलब सीबीआई एक पिंजरा बंद तोता है, तो ये बताया था कोयला आवंटन वाले में। ठीक है, तो 2G स्पेक्ट्रम नहीं है, विनीत नारायणी बनाम भारत संघ नहीं है, रेलवे बोर्ड नहीं है, कोयला आवंटन घोटाला विवाद है। ठीक है, ध्यान देना है। 35वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, लिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। गलत बताना। अनन्य का मतलब अन्य के पास नहीं है, अनन्य, अन्य के पास नहीं है, तो केवल इसी के पास है। गलत बात है, इसके पास अनुच्छेद 32 के तहत है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के भी पास है, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकारिता रखता है, ये सही है। ठीक, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, अनुच्छेद 143 के तहत, ये भी सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, यही है, सही है। इसी को कहते हैं निर्णयों का पुनर्विलोकन। ठीक है, ये ध्यान देना। और पढ़ चुके हम लोग, मतलब निर्णयों के पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या अंतर होता है, पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब साफ नहीं, क्लियर का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 36 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में होता, अभी पढ़ चुके थे, 26 जनवरी 1950, उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, सही है, लेकिन गलत पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। कोर्ट मार्शल के साथ साथ किसी भी उच्च न्यायालय की ये सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर ऐसा नहीं है, कोर्ट मार्शल को भी लेकर के किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। तो डी ऑप्शन ही सही हो जाए, क्योंकि गलत पूछा ही है। 37 है, भारत में किन्हीं नहीं है, किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है? हम लोग अनुच्छेद 129 और 215 के तहत पढ़ चुके हैं। ठीक है, केवल उच्च न्यायालय को नहीं, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत माना जाता है, लेकिन केवल उच्च न्यायालय को नहीं,
केवल उच्चतम न्यायालय को भी नहीं, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत माना जाता है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है। 38वां है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, विशाखावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। सत्य स्टेटमेंट है, हम लोग जब न्यायालय की अवमानना पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट पर ही न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आया था। ठीक, भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। सही बात है, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये गलत हो जाएगा। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को जो परिभाषित करता है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। दोस्तों यही तो बताता है कि मतलब सिविल अवमानना में क्या क्या आ जाएगा, आपराधिक अवमानना में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक, तो ये गलत है और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की संसद में शक्ति निहित है। सही है, तभी तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आया था। ठीक, ये हो जाएगा। 40 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने को किसको अधिकार है? विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। कितनी बार रिवीजन हो रहा है चीजें, इसीलिए जो है एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि चीजें हमको ये याद करा देती हैं एक ही बार में। ठीक है, ये ध्यान देना है। 41 है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। ठीक है, लेकिन किन्हीं अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऐसा है, ऐसा है, और किसके अनुमोदन पर? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। ठीक है, ये ध्यान देना है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता। और कहां कहां अभी तक हुआ है? हैदराबाद और श्रीनगर में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, नहीं मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से तय कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 42वां है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती वाद में किया था। ठीक है। 43 है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है? जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, वो न्यायिक व्याख्या का स्रोत है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का स्रोत है, वैसे ही न्यायिक व्याख्या वही न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं। बुनियादी ढांचे एक न्यायिक सक्रियता का स्रोत आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 44वां, न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो गोलखनाथ गा से गोलख गा से 11, केशवानंद 13। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी पीठ बनी थी केशवानंद, लेकिन पूछा दूसरी सबसे बड़ी तो गोलखनाथ केस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 45वां है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो यह कहा गया था गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में कहा गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता, गलत है। मूल क्षेत्राधिकार रखता है कि नहीं? अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक, और परामर्शी क्षेत्राधिकार भी रखता है, और विशेष इजाजत भी रखता है। ठीक है, और डिक्री और आदेश भी रखता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देनी है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, गलत है। अभी देखिए व्याख्या में बता चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल परामर्शी संबंधी और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीली, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर डी सही हो जाएगा। 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार है उससे क्या प्रयुक्त होता है कि वह सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है? ऐसा नहीं है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, गलत है। भारत सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं परामर्श दे सकता है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामलों में, तथ्यात्मक मामलों में, तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तो सही है, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट ज्यादा हो गया है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया है, रिवीजन आपका सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, एग्जाम में आप सब बढ़िया बढ़िया करके आएंगे, ठीक है, ये गारंटी है। उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता, गलत है। तो सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो कानूनी विषय होते हैं, जो तथ्यात्मक विषय होते हैं, वो उस पर राष्ट्रपति को परामर्श सर्वोच्च न्यायालय देता है, और अनुच्छेद 143 के तहत। 143 कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। 143 परामर्शी क्षेत्राधिकार है, कहीं और परामर्श लेने मत चले जाइएगा, ठीक। तो 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अपीली क्षेत्राधिकार हम लोगों का अनुच्छेद 132 के तहत आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से अपील, तो अनुच्छेद 131 में क्या आएगा, अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, अनुच्छेद 132 में अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित बातें आ जाती हैं। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना, इसी 132 में संवैधानिक मामलों का संवैधानिक विवाद आ जाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 133 में दीवानी मामले आ जाते हैं, अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामले आ जाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 134 ए में क्या कहा गया, उच्च न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय की राय में सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जाना, मतलब अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है, मतलब संविधान की कानून की व्याख्या का मामला निहित है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर देती है, ठीक है। तो ये कह रहा अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के 133 को पढ़ना, ये नहीं होगा, 133 को पढ़ना दीवानी मामला आ जाएगा, संवैधानिक मामले में 132 को पढ़ना आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 49वां है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। इसके संविधान की व्याख्या करना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें थी, वो बता चुके हैं। केंद्र और राज्य का विवाद, राज्य और राज्य का विवाद, केंद्र और कुछ राज्य मिल गए और अन्य राज्य मिल गए, ठीक है, उनका विवाद आ जाता है, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 के तहत आ जाता है, ठीक है, ये। और एक चीज इसमें और देख सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक, ये हो जाता है। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ये संविधान की व्याख्या, अभी हम लोग पढ़े ना, अनुच्छेद 134 ए के साथ अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 को मिला करके पढ़ना, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 को मिला करके पढ़ना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपीली क्षेत्राधिकार में आ जाएगा, ठीक। परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं होगा। 50वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन को दर्शाता है। खुद ही निर्णयों का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 आ जाता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 51 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में कौन सा कथन सही, मतलब अभी जो अनुच्छेद 137 पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अधिकार है दोस्तों, ठीक है, पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। मंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार है। मंडल मतलब मंत्रिमंडल को, तो ऐसा भी नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब उच्चतम न्यायालय है पहले, और डी और ए में अंतर यह है कि इसमें कह रहा केवल मुख्य न्यायाधीश को, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मुख्य न्यायाधीश को, ठीक। 52वां है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो धारा अनुच्छेद 377 नहीं है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 है, ध्यान देना है। 376 बलात्कार रेप आ जाता है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा, तो 377 धारा आ जाएगा इसका आंसर, दंड संहिता आईपीसी। 53वां है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को परामर्श देता है कैसे, अपनी पहल पर, ऐसा नहीं है जब राष्ट्रपति परामर्श मांगते तभी तो देता है, हाँ, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, ऐसा भी नहीं है, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो, ऐसा भी नहीं है, तभी जब वह परामर्श के लिए कहता है। कौन, राष्ट्रपति जब परामर्श के लिए कहता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 54वां है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, मतलब केसों का स्थानांतरण करना, हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है, मतलब न्यायाधीश का कोलेजियम करता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक।
55वां है भारत में पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है। न्यायिक पुनरीक्षण, निर्णयों का पुनर्विलोकन नहीं है ये, ठीक, ध्यान देना है, ये नहीं है, ठीक। अगर नहीं पता है इसका अंतर तो जाके पिछला सेशन जरूर देखिएगा, उसमें पूरा अंतर समझाया गया है। विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका को अधिकार, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि, ऐसा नहीं है, ठीक। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, ये भी नहीं है। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों को पुनरीक्षण करना, ये तो निर्णयों का पुनर्विलोकन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ये सही है। प्रख्यापन मतलब व्याख्या करने का अधिकार, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है, कौन सा अधिकार है। कानून का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उसके बनाने से निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। देखते हैं आगे। निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, ये तो गलत हो गया। निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, ये भी गलत हो गया। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये आ जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन में। अभी ऊपर वाला भी क्वेश्चन इसी से संबंधित था दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक। 57वां है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। 58 है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो मूल ढांचे से संबंधित नहीं था, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति से संबंधित, प्रमोशन में आरक्षण के लिए इन्होंने मना कर दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, ये भी नहीं था। तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित कहां था दोस्तों, यूएसए में प्रचलित था, ठीक है। और भारत और यूएसए में, यूएसए से प्रभावित है, तो भारत और यूएसए दोनों में वर्तमान में ये प्रचलित है। 60 है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार अभी ऊपर देख चुके हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब न्यायिक व्याख्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आधार है ये, ना कि विधिक प्रक्रिया, ना कि विधि का शासन, ना कि दृष्टांत और अभिसमय। तो इसका जो आधार है न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 21 में आ जाता है, ठीक। विधि का शासन नहीं है और विधि के समान संरक्षण नहीं है, वो विधि का शासन और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, जाहिर सी बात है, भारत के सभी न्यायालयों को नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार, ठीक। 62 है संविधान का संरक्षक जब संविधान की व्याख्या करेगा, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक कहलाता है। हम लोग संरक्षक में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कंफ्यूजन इस वजह से आप दूर कर सकते हैं कि कानूनों की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको है, न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। और कानून कहाँ निर्धारित है, संविधान के माध्यम से निर्धारित है, तो संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय, और मौलिक अधिकार संविधान देता है, और मौलिक अधिकारों को संरक्षण का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय। इस वजह से हम सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हैं, ठीक है। 63वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है। यशवंत विष्णुचंद्र चूर्ण भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, सत्य स्टेटमेंट है। यशवंत विष्णुचंद्र चूर्ण सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, सही है दोस्तों, 7 साल लगभग पद पर रहे, ठीक है। यशवंत विष्णुचंद्र चूर्ण की नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, ये भी सही है, ठीक। धनंजय यशवंत चंद्र चूर्ण, ये यशवंत विष्णुचंद्र चूर्ण के पुत्र हैं, वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, गलत है 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 64 है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, दोनों की। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, गलत है, ये अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। राज्यों में परस्पर विवाद, ये भी अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ऐसा नहीं है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन से अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग उच्च न्यायालय जाते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है वो दोनों मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारी के प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं,
ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है केवल मूल अधिकारों से संबंधित नहीं रिट जारी करता है, मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के बारे में भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग अनुच्छेद मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, अनुच्छेद 32, उसमें पूरा ये एक सेशन अलग से क्लास कराई गई है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता में उच्च न्यायालय का रिट अधिकारिता व्यापक है। ये पढ़ा चुके हैं, जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ेंगे तो जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, सब कुछ कवर करा देंगे, पूरी जीएस आपको कवर करा देंगे। ठीक है, ध्यान देना। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता शक्ति उच्च न्यायालय से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय, अभी ऊपर की व्याख्या हम कर चुके हैं, उच्च न्यायालय की अधिक है, तो यह गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नागरिक पहले उच्च न्यायालय में जाएगा, गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जाता है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नागरिक पहले उच्च न्यायालय जाता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो जा भी सकता है उच्च न्यायालय और सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। ठीक। चौथा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 65 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को कवर करा दिया है और आगे पीछे जो भी इससे संबंधित था वो भी कवर करा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा, पसंद आता ही होगा, क्योंकि इसमें कोई फालतू की बात नहीं होती है, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है, पैसा आपका भी कीमती है, पैसा हमारा भी कीमती है, और समय ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिवीजन जरूर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।